जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे सियासी तमाशे में बड़े अरसे बाद वेस्टर्न कंट्रीज से मोदी सरकार के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में बयान आने शुरू हो गए हैं। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका की अगुवाई वाले वेस्टर्न कंट्रीज से भारत को लेकर जो बयान आए हैं, उन्हें मोदी सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ताज़ा मामला जर्मनी का है। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर एनालीना बेयरबॉक ने 7 अक्टूबर को बर्लिन में पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कश्मीर मामले में जर्मनी का भी रोल और उसकी जिम्मेदारी है। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक कश्मीर की प्रॉब्लम का सलूशन यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के प्रपोजल्स के तहत होना चाहिए। सियासी हलकों में जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के इस बयान को मोदी सरकार के खिलाफ देखा जा रहा है, क्योंकि भारत कश्मीर को बाइलैटरल यानी दो तरफा मुद्दा मानता है और वो इस मसले में किसी तीसरे मुल्क के दखल को खारिज करता रहा है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना कि कश्मीर मसले में उनके मुल्क का भी अहम किरदार और जिम्मेदारी है, इस बयान को पाकिस्तान डिप्लोमेटिक तौर पर अपनी जीत की तरह देख रहा है। मोदी सरकार चीन और पाकिस्तान की दोस्ती से पहले ही काफ़ी अनकंफर्टेबल है। अब जर्मनी और अमेरिका भी इस सियासी तमाशे में इंटरफेयर करके मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले ही अमेरिका के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दिलीप सिंह भारत के दौरे पर आए थे और उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि चीन ने LOC पार कर लिया तो रूस मदद के लिए नहीं आएगा। लेकिन भारत पर इस बयान का असर नहीं हुआ और भारत ने रूस से छूट मिलने पर तेल खरीदने का फैसला फौरन किया। भारत ने कई मौके पर साफ साफ कहा है कि रूस से तेल और गैस की खरीदारी भारत रोकेगा नहीं। खैर, भारत सरकार जर्मनी को लेकर बहुत गुस्सा है। जर्मनी ने कश्मीर को लेकर जो कहा उससे भारत का नाराज होना लाजमी है। इससे ठीक पहले पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लोम ने पाकिस्तान के कश्मीर को आज़ाद जम्मू कश्मीर कहा था और इससे पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के पार्ट्स के लिए 45 करोड़ डॉलर के पैकेज देने का ऐलान भी किया था। अब इन तमाम बातों को लेकर मोदी सरकार में काफ़ी बेचैनी है, क्योंकि सियासी गलियारों में इसे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार फॉरेन पॉलिसी पर कड़े चैलेंजेस का सामना कर रही है। मोदी सरकार चीन और पाकिस्तान की दोस्ती से पहले ही जूझ रही है। ऐसे में वो रूस के भी इस जुगलबंदी में आने का जोखिम नहीं ले सकता है। इसके अलावा अगर भारत रूस से दूर जाता है तो ईरान में भारत का चाबहार प्रोजेक्ट जमीन पर नहीं उतर पाएगा और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का काम अधूरा रह जाएगा। ईरान के साथ भारत की करीबी रूस से दूर जाकर नहीं हो सकती है, जबकि हकीकत यही है कि अमेरिका भारत के लिए रूस नहीं बन सकता है, क्योंकि वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट से कभी समझौता नहीं करता है। चीन के साथ उसके झगड़े जरूर हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच कारोबार कम नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार रूस और चीन के मजबूत होते रिश्ते से भी काफी अनकंफर्टेबल दिख रही है। वैसे दोस्तों, हकीकत यह है कि ऐतिहासिक तौर से अमेरिका और पाकिस्तान हमेशा करीब रहे हैं। पाकिस्तान से अमेरिका के रिश्ते को लेकर भारत हमेशा ही अनकंफर्टेबल रहा है। इसके अलावा पिछले साल अमेरिका ने अचानक से अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। 20 सालों की लड़ाई अमेरिका आधी अधूरी छोड़कर भाग गया था और वहां के आम लोगों को तालिबान के भरोसे रहने को मजबूर कर दिया था। अफगानिस्तान से अमेरिका ने जब बोरिया बिस्तर समेटा तो भारत के इंटरेस्ट पर भी काफी बुरा असर पड़ा। भारत ने वहां बड़े इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और तालिबान के आने के बाद से सभी प्रोजेक्ट्स खतरे में हैं। इसीलिए अमेरिका पर भारत आसानी से भरोसा नहीं करेगा, भले अमेरिका लाख भरोसा दिलाए, क्योंकि जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था
तो अमेरिका ने बैन लगा दिया था, लेकिन रूस ने नहीं लगाया था। ऐतिहासिक तौर पर भारत में अमेरिका को लेकर काफी डाउट्स हैं, इसीलिए भारत की सिंपैथी रूस के साथ दिखती है। इसके अलावा अमेरिका में सत्ता बदलती रहती है, तो इसके साथ ही पहले की सरकारों की पॉलिसीज भी पूरी तरह से बदल जाती है। ट्रंप के जाने और बाइडेन के आने के बाद में साफ तौर पर इसे देखा जा सकता है। लेकिन रूस में पिछले 20 सालों से पुतिन है और भारत को लेकर पॉलिसीज में कोई बदलाव नहीं आया है। भले रूस में डेमोक्रेसी के मुद्दे पर पुतिन को लेकर चाहे जो भी बहस हो, लेकिन भारत के लिए पुतिन की मौजूदगी उसके हक में ही रही है। वैसे अमेरिका के साथ मोदी सरकार के रिश्ते पिछले 10 सालों में काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन भारत ना तो अमेरिका के लिए रूस को छोड़ सकता है और ना ही रूस के लिए अमेरिका को, क्योंकि चीन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। वहीं अमेरिका भारत को बताता रहा है कि चीन और रूस के मजबूत रिश्ते में चीन रूस के बड़े भाई के किरदार में है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत में सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के मामले में नेहरू की नॉन अलाइंड यानी गुट निरपेक्ष की पॉलिसी बुनियाद रही है और इसका पालन सभी सरकारों ने किया है। सिर्फ मोदी सरकार और डोनाल्ड ट्रंप के दौर को छोड़ दें तो, जब फॉरेन पॉलिसीज की धज्जियां उड़ाते हुए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया गया था। तो दोस्तों, जब 1957 में सोवियत यूनियन ने हंगरी में इंटरफेरेंस किया था, तब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने संसद में बताया था कि उन्होंने इसके लिए सोवियत यूनियन को क्रिटिसाइज नहीं करने का फैसला क्यों लिया था। तब नेहरू ने कहा था कि दुनिया में साल दर साल और रोज बरोज कई चीजें हो रही हैं और इन्हें हम पूरी तरह से नापसंद करते हैं, लेकिन हम इसको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की कोशिश कर रहा होता है तो किसी के नाम लेने और क्रिटिसाइज करने से कोई मदद नहीं मिलती है। दोस्तों, नेहरू की ये पॉलिसी आज भी भारत को मुश्किल घड़ी में सही रास्ता दिखाने का काम करती है, खासकर टकराव की घड़ी में, जब भारत के दो पार्टनर ही भिड़ रहे हों, वो चाहे 1956 में सोवियत यूनियन का हंगरी में दखल रहा हो, या 1968 में चेकोस्लोवाकिया में, या 1979 में अफगानिस्तान में, या फिर 2003 में अमेरिका ने इराक पर जब हमला किया था, तब भी भारत का रुख न्यूट्रल ही रहा था। भारत ने तब भी बिना नाम लिए आम लोगों के मारे जाने को क्रिटिसाइज किया था और यूएन में वोटिंग से बाहर रहा था। अब भी भारत रूस के मसले में यही कर रहा है। तो दोस्तों, रूस और भारत के रिश्ते को आप बेहतर तरीके से समझ सकें, इसके लिए मैं आपको 1971 में ले चलती हूँ। दरअसल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच 13 दिनों की जंग हुई थी और ये जंग ईस्टर्न पाकिस्तान में पैदा हुए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के चलते हुई थी। इस जंग के बाद ही ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश बना। इससे पहले भारत पूरी दुनिया को ईस्टर्न पाकिस्तान में वेस्टर्न पाकिस्तान के हक को लेकर समझाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ईस्टर्न पाकिस्तान से भारी तादाद में रेफ्यूजीज भारत आ रहे थे। वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के बीच बिना कोई सियासी सॉल्यूशन के उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तब सोवियत यूनियन इकलौता मुल्क था जिसने भारत की सुनी। 1971 के अगस्त के महीने में भारत की उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पर सिग्नेचर किए। इस समझौते के तहत सोवियत यूनियन ने भारत को एश्योर किया था कि जंग के हालात में वो डिप्लोमेटिक और हथियार दोनों से भारत को सपोर्ट करेगा। अब रूस के मामले में भारत का जो रुख है उससे वेस्टर्न कंट्रीज खुश नहीं हैं और पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाकर मोदी सरकार को मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन मोदी सरकार फिलहाल तो दिखा रही है कि इन सियासी दांव से उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मोदी सरकार को समझ में आ गया है कि रूस उसका आजमाया हुआ पार्टनर है और चीन से खराब रिश्ते के चलते भी वो अमेरिका के दबाव में फैसला नहीं लेगा। वहीं दूसरी तरफ से भी दिखाई दे रहा है कि जिस भारत की फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद नेहरू ने नॉन अलाइंड के उसूलों पर रखी थी, वो अब बदल रही है। अब नॉन अलाइनमेंट की जगह मल्टी एंगेजमेंट यानी गुट निरपेक्षता की जगह सभी गुटों में रहने पर जोर है। मिसाल के तौर पर भारत चीन और रूस की अगुवाई वाले ब्रिक्स के साथ SCO में भी है और अमेरिका जापान की अगुवाई वाले क्वाड में भी है।
लेकिन जब दुनिया दो खेमों में बंट रही हो, ऐसे में सभी गुटों के साथ रहना आसान नहीं होता है। मोदी सरकार पर भी किसी एक खेमे को चुनने का दबाव है, पर साफ साफ नजर आ रहा है कि भारत इसके लिए अब भी तैयार नहीं है। तो दोस्तों, एक बार फिर से दुनिया दो खेमों में बंटती दिख रही है। एक तरफ चीन है और रूस है, तो दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज हैं। अब सियासी तमाशा यह है कि भारत रूस से अपना दशकों पुराना रिश्ता अमेरिका की अगुवाई वाली वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव में खराब नहीं करना चाहता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। वो सालाना फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रेमवर्क डायलॉग में शामिल होने गए हैं। मंडे को ऑस्ट्रेलिया दौरे में पत्रकारों से बात करते हुए एस जयशंकर ने वेस्टर्न कंट्रीज को जमकर निशाने पर लिया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज सालों से फौजी तानाशाही वाले देश पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराते रहे हैं, लेकिन भारत को कभी नहीं दिया। एस जयशंकर ने रूस के साथ भारत के डिफेंस रिलेशंस का जमकर बचाव करते हुए कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज का पसंदीदा साझेदार फौजी तानाशाह वाला पड़ोसी मुल्क रहा है। एस जयशंकर ने कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज सालों से पाकिस्तान में हथियारों की सप्लाई करते रहे हैं, लेकिन भारत के साथ सालों तक ऐसा नहीं किया है। अब वो कह रहे हैं कि भारत को रूस से हथियार खरीदने बंद कर देने चाहिए, जबकि रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भारत के पड़ोस का फौजी तानाशाह मुल्क ज्यादा अहम रहा है। इंटरनेशनल सियासत में भारत फैसले फ्यूचर के इंटरेस्ट और अभी के मौजूदा हालात के बेस पर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स की जम्मू कश्मीर को लेकर करी गई टिप्पणी पर भारत ने शार्प रिएक्शन दिया है। भारत ने जर्मनी और पाकिस्तान से कहा है कि वो कश्मीर मुद्दे की जगह पाकिस्तान बेस्ड चरमपंथियों से मुकाबला करने पर ज्यादा ध्यान दें, जो लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर को निशाना बनाते आए हैं। दरअसल दोस्तों, दूसरी तरफ सियासी तमाशा ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहती है कि पाकिस्तान पूरी तरह से रूस और चीन के खेमे में चला जाए। ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान को भी अपने साथ एंगेज रखना चाहता है। जबकि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस ने फौजी कार्रवाई का ऐलान किया था, तब से भारत का वहां से तेल इंपोर्ट बढ़ता गया है। वेस्टर्न कंट्रीज बिल्कुल नहीं चाहती है कि रूस से भारत तेल इंपोर्ट करे। अमेरिका उसके साथी मुल्क रूस के इंटरनेशनल कारोबार को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं, ताकि फाइनेंशियल तौर पर उसे कमजोर किया जा सके। लेकिन भारत और चीन के तेल खरीदने से रूस के एनर्जी एक्सपोर्ट पर बहुत असर नहीं पड़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।